के अंदर जो गाना गाया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसकी खूबसूरती का जिक्र होता है। जो भी शायर लिखा है और जो भी गायकार उसको गा रहा है तो क्या गा रहा है, किसी की खूबसूरती का बयान कर रहा है ना। तू चली आ मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, हाँ, या फिर चांद सितारे में नजर आए चेहरा तेरा, ये क्या है, ये सब उसकी खूबसूरती को हम बयान कर रहे हैं। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, ये सब क्या है, खुशबू पहचान लेंगे। तो ये सब जितनी भी चीज है ये गजल है, लड़कियों का जिक्र किया जा रहा है, औरतों से बातें किया जा रहा है, उसकी खूबसूरती को बयान किया जा रहा है। ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है, ये बात आ गई। हाँ, तो हम अभी क्या बता रहे थे, गजल। गजल जो है अरबी का लफ्ज है, समझे ना। इसके माना होता है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। बात समझ आ गई है, क्या समझ बात आई? इसीलिए अच्छा बोलेंगे गजल का लुग़वी माना, इसलिए हम लुगत में आप लोग को दिखलाए। इसको कहते हैं डिक्शनरी, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं शब्द को, इसीलिए दिखला दिए कि आप लोग कंफ्यूज ना होइए। इसका नाम है लुगत, इसी को कहते हैं लुग़वी माना। एक होता है इस्तिलाही माना, तो इस्तिलाही माना कोड वर्ड में बोला जाता है, समझे न, कोड वर्ड में कहीं कहीं दो माना उसका माना मुराद लिया जाता है, समझे न। हम जब इस्तिलाही माना और लुग़वी माने के बारे में फिर पढ़ाएंगे। लफ्जी माना, एक लफ्जी माना होता है, जो लफ्ज है उसका एक अलग माना हो, समझे ना, वो हम फिर ग्रामर में पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का गज़ल है। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। उससे पहले कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के बारे में कुछ आप लोगों को समझा देते हैं, बता देते हैं, क्योंकि हम हमेशा जो है शायर के बारे में या लेखक के बारे में हम पहले ही बताते हैं, उसके बाद जो फिर है उनका चैप्टर के बारे में बताते हैं, समझे ना। तो आज भी जो हम इसी को बयान करेंगे उनके बारे में पहले बताएंगे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का असल नाम असदुल्ला खां है। क्या है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो है इनका तखल्लुस है। गालिब क्या है, इनका तखल्लुस है। गालिब क्या है, तखल्लुस। देखो असदुल्ला खां इनका असल नाम है, गालिब ये रखे थे तखल्लुस। पहले जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का असल नाम क्या है? इसलिए बोलते हैं कि दिमाग को हाजिर रखिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग इधर उधर दिमाग ला रहे हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां है, ठीक है। और गालिब जो है उनका तखल्लुस है। अच्छा बोलिए तखल्लुस क्या होता है? तो तखल्लुस उसे कहते हैं कि जो शायर अपना अदबी दुनिया यानी कलमी दुनिया में जो अपने नाम को शेर व शायरी के आखिर में लिखे और जिस नाम से वो फेमस हो जाए उसी को क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। हर शायर लगभग तमाम शुअरा इकराम, समझे न, अपने अशार के अंदर आखिरी में जो मक्ता कहलाता है, गज़ल का जो मक्ता होता है यानी आखिरी शेर होता है, उसमें वो अपना नाम यानी उसका तखल्लुस होता है। किसी का असल नाम ही होता हो तखल्लुस, या किसी का किसी और शॉर्ट में हो, जैसे आतिश, हाँ, हाली, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, उसी तरह अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी, असल नाम कुछ है मगर नाम किस नाम से फेमस है आप, अलग नाम से, ठीक है, उसी को कहते हैं तखल्लुस। तो अभी हम क्या पढ़ा रहे थे कि गालिब के बारे में। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का असल नाम असदुल्ला है, असदुल्ला खां है, मगर गालिब उनका तखल्लुस है। अब पहले जो है अपने शेर व शायरी के अंदाज में, हाँ असदुल्ला खां, ठीक, पहले जो है ये शेर व शायरी के अंदर अपना तखल्लुस क्या लिखते थे मालूम है? असद लिखते थे। क्या लिखते थे? असद लिखते थे। मगर बाद में क्या किए, चेंज कर दिए। बाद में क्या किए, चेंज कर दिए, फिर गालिब रखने लगे, फिर उसी से फेमस है। बहुत शायर ना होता कि अच्छा ये आज मेरा, मान लीजिए कि आप ही का साइन किसी तरह का है, आपको समझ में नहीं, इस साइन में हम नहीं करेंगे, हम दूसरा साइन करेंगे, तो दूसरा साइन करते हैं ना जी, कोई मना करता है? तो इनको भी कोई मना करेगा कि आप पहले असद रखते थे आप गालिब काहे रख रहे हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई। इनका जो है जन्म जो है आगरा में हुआ। कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में। आगरा जो है इनका ननिहाल था। आगरा जो है इनका नानी घर था। आगरा जो है इनका नानी घर था, वहीं ये पैदा हुए, ठीक है। इनकी जन्म पैदाइश जो है यानी इनकी पैदाइश की जो तारीख है वो है 1797 ईस्वी, 1797 ईस्वी। और इनकी जो वफात है ये दिल्ली में हुई।
1869 गांधी जी का जन्म 1869, गांधी जी का जन्म 1869, ये फरवरी में इंतकाल हुए और वो अक्टूबर में उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, मगर साल तो वही ना है। हाँ चलिए यहाँ से बात आ गई। अच्छा असदुल्ला खान गालिब के बारे में कुछ हम बताते हैं। उर्दू मुअल्ला और औदे हिंदी, उर्दू मुअल्ला और औदे हिंदी यानी खुतूत का किताब है। किस चीज का? खुतूत का। तो इन्हीं की लिखी हुई किताब है। लगभग 900 खुतूत उसके अंदर शामिल है। कितने? 900 खुतूत। खत की जमा खुतूत, खत की जमा खुतूत। खत क्या है? सिंगुलर है। इसका खुतूत क्या होगा? प्लुरल होगा, यानी बहुवचन होगा। खत क्या है? वाहिद है। खत क्या है? वाहिद है। खुतूत क्या है? जमा है, यानी बहुवचन है। तो कहने का मेरा मतलब है इनकी किताब का नाम है औदे हिंदी और दूसरी किताब का नाम है उर्दू मुअल्ला। एक किताब का नाम है औदे हिंदी और दूसरी किताब का नाम है उर्दू मुअल्ला। ये अपने जीवन के आखिर में 900 खुतूत लिखे थे। कितने लिखे थे? 900 खुतूत। समझे नहीं? 2 किताबों में ऐड किया गया है, 900 खुतूत को लिखा गया है। 2 खुतूत का मजमुआ है। 2 किताब जो है इनका, ये खुतूत का मजमुआ। मजमुआ किसे कहते हैं? मजमुआ कहते हैं जिस चीज में पूरी चीज को लाकर जमा किया गया हो, वो जमा जो हुआ वो मजमुआ बन गया। यानी खत 50 को खत हम लिख दिए और एक किताब में उसको शामिल कर दिए, वो खुतूत का मजमुआ हो गया। ये क्या हुआ? खुतूत का मजमुआ। ये किताब क्या बन गया? खुतूत का मजमुआ। तो इसी तरह खुतूत का मजमुआ इनका 2 था। क्या था? एक का नाम था औदे हिंदी और दूसरे का नाम था उर्दू मुअल्ला। एक का नाम था औदे हिंदी और दूसरे का नाम था उर्दू मुअल्ला। एक का नाम था औदे हिंदी, दूसरे का नाम था उर्दू मुअल्ला। ऐसे कीजिएगा तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। गालिब की पैदाइश 1797 ईस्वी को आगरा में हुई। ठीक है। इनकी वफात दिल्ली में 1869 में हुई। हाँ, ये अपने आखिरी 10 दहाई में, आखिरी जब इनका गुजरने का वक्त था उससे 10 साल 15 साल पहले जो ये खुतूत का जो सिलसिला इन्होंने ये शुरू किया। खत लिखने का जो रिवाज इन्हीं के जरिए से हुआ। ठीक है। इन्हीं को माना जाता है कि खुतूत के जो बादशाह जो है मिर्ज़ा गालिब है। मिर्ज़ा सदुल्ला गालिब बहुत बड़े शायर भी हैं, बहुत बड़े शायर। समझे? मिर्ज़ा सदुल्ला खान गालिब बहुत बड़े शायर भी हैं। समझे ना? अब रखो फोन, रखो। समझे बात आ गई? ये आखिर में इनके साथ बहुत परेशानी हुई। समझे ना? इनकी शादी जो है, पहले बताते हैं इनकी शादी नवाब इलाही खां मारूफ की बेटी, नवाब इलाही खां मारूफ की बेटी इमराव बेगम, नवाब इलाही खां मारूफ की बेटी इमराव बेगम से इनकी शादी हुई। किनकी? मिर्ज़ा सदुल्ला खान गालिब की। मिर्ज़ा सदुल्ला खान गालिब की शादी किससे हुई? इमराव बेगम से। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि मिर्ज़ा सदुल्ला खान गालिब की शादी किससे हुई तो क्या बताइए? इमराव बेगम। अब कह दिया जाएगा कि इमराव बेगम किनकी बेटी थी? नवाब इलाही खां मारूफ की बेटी। नवाब इलाही खां मारूफ, इलाही बख्श नहीं, इलाही खां मारूफ, नवाब इलाही बख्श। अच्छा ठीक है, कहीं कुछ हटा भी देता है, कहीं कुछ बढ़ा देता है। इनके अब्बू का नाम हशमतुल्लाह बेग। इनके अब्बू का नाम हशमतुल्लाह बेग। इनके दादा का नाम अब्दुल्ला बेग। हाँ, इनके अब्बू का नाम हशमतुल्लाह बेग और इनके दादा का नाम अब्दुल्ला बेग। इनके अब्बू का नाम हशमतुल्लाह बेग, इनके दादा का नाम अब्दुल्ला बेग। हाँ, इनका नाम असदुल्ला खान गालिब। इनकी अम्मी का नाम अजीजुन्निसा बेगम। इनकी अम्मी का नाम इज्जतुन्निसा, सॉरी इज्जतुन्निसा बेगम। इनकी अम्मी का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। ठीक है, सही बता रही है। इज्जतुन्निसा बेगम। अब क्वेश्चन करते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में। कहाँ इंतकाल हुए? दिल्ली में। अच्छा, कब पैदा हुए? 1797 में। कब इंतकाल हुए? 1869। अली 1869। कब हुए? 1869। इन्होंने कितने खुतूत को लिखा? 900। इनके खुतूत का मजमुआ का नाम क्या है? औदे हिंदी और उर्दू मुअल्ला। ठीक है बाबू। इनकी शादी किससे हुई?
इमराव बेगम से। किससे? इमराव बेगम से। इनके अब्बू का नाम क्या? हशमतुल्लाह बेग। असदुल्लाह खान गालिब के अब्बू का नाम? इनके अम्मी का नाम? इज्जतुन्निसा बेगम। इनके दादा का नाम? याद हो गया? लगभग कंप्लीट हो गया। अब आप लोग एक बार देखिएगा, जहन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अरे यार इनका खत लिखने का अंदाज सबसे निराला था। ये ऐसे लिखते थे ना, लगता था कि मुखातब हाजिर है, यानी जिनके पास खत लिख रहे हैं वो लगता सामने है। समझे? ऐसा इनके इसमें अल्फाज को बिल्कुल आसान लिखते थे वो। समझा? हाँ, यानी जो लफ्ज लिखते थे, जो शब्द को इस्तेमाल करते थे, जो वर्ड को बिल्कुल आसान, बिल्कुल सादा और श्रेष्ठ, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हम लोग सामने बैठ के है ना बात कर रहे हैं। समझा? बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब ग्रामर थोड़ा सा लेते हैं, फिर उसके बाद शेर व शायरी हम इसका करेंगे। हाँ, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गजल का पहला शेर काफिया और रदीफ के साथ होगा तो गजल का शेर जो है काफिया और रदीफ के साथ। अब काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है, पता है ना? तो काफिया और रदीफ जो है बाद में आता है, अब काफिया जो है वो पहले आता है। कैसे पता चलेगा? हाँ, बता देंगे कैसे पता चलेगा। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्या बाबू, कैसे पता चलेगा? हाँ, ध्यान दे रहा है। कैसे पता चलेगा कि काफिया कौन है, रदीफ क्या है? तो हम बोर्ड पे समझा देते हैं, बता दीजिए, है ना? बोर्ड पे समझाते हैं तो समझो। थोड़ा सा हो जाए। हाँ, ओके, आराम से। समझो बाबू, कैसे समझ में आएगा? जिम कर दीजिए। देखो, गालिब चाहिए एक हम गजल का जो है पहला शेर लिखते हैं, उसी से आपको हम बता देंगे कि इसमें काफिया कौन है और रदीफ क्या है। ठीक है? देखिए, इनका शेर है दायम, है ना? दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं, बड़े चले बड़े दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। ठीक है? खाक ऐसी जिंदगी पे दायम क्यों कर दी खबर न जाएगी। देख लिया यहाँ पे, हाँ, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। कितनी अच्छी बात बोले हैं ये। अब इसमें वो काफिया और रदीफ को ढूंढना है। इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है कि काफिया क्या है। मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे हम, देखिए पहले हम क्वेश्चन हल करते हैं। पत्थर, दर पर हूँ मैं। देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये सी है, और ये डी है। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा कि इसमें से जो है रदीफ ढूंढिए, इसमें से रदीफ ढूंढिए। तो इसमें ए ढूंढिएगा, ये को मानिएगा, ये इसको मानिएगा, किसको मानिएगा, किसको मानिएगा, रदीफ किसको मानिएगा। तो पहले हम समझा देते हैं रदीफ किसको कहते हैं, काफिया किसको कहते हैं। ये गजल का एक शेर हुआ। ये क्या हुआ? गजल का एक शेर हुआ। इस शेर के अंदर हमको काफिया ढूंढना और रदीफ ढूंढना, पता करना काफिया रदीफ कौन है। देखिए यहाँ पे
ये क्या लिखा हुआ है? नहीं हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं हूँ मैं। एक जैसा लग रहा है ना? थोड़ा भी फर्क है? थोड़ा सा भी 19-20 का भी फर्क है? नहीं है ना? नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मैं। क्लियर है? तो आखिर में आया। कहाँ आया? ये आखिर में आया। तो इसको कहेंगे रदीफ। क्या कहेंगे? रदीफ। इसको क्या कहेंगे? ये रदीफ हुआ। और उससे पहले काफिया आएगा। उससे पहले काफिया आएगा। तो इससे जो सेम से मिल रहा है, सेम से पहले ये जो आ गया है पर और पत्थर, वजन तो वही है, पत्थर लग रहा है। तो मगर ये पर को और पत्थर को दोनों को मिलाइए। इसके भी आखिर में रा है, इसके भी आखिर में रा है ना? मगर यहाँ पर क्या है? पत्थर है, यहाँ पर पर है। दोनों लफ्ज अलग हो गया ना? पर का माना कुछ होगा, पत्थर का माना कुछ होगा। और नहीं हूं मैं, नहीं हुई तो सेम है। तो ये क्या हो गया? काफिया हो गया। ये क्या हुआ? काफिया। ये पहले आया। ये क्या आया? पहले। स्याही खराब हो रही है इसकी, समझे? क्या लिखा हुआ है? पहले जो आ गया ये काफिया हो गया। बाद में जो सेम से मिल रहा है वो रदीफ हो गया। और इसमें जो है सेम नहीं मिलेगा। इसमें सेम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, इसी को तो कहते हैं काफिया। अब मिल जाएगा तो रदीफ हो गया। क्या समझा? दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। तो यहाँ दर पर, यहाँ पे के, तो यहाँ पर और पत्थर मिला लीजिएगा, काफिया हो जाएगा। और नहीं हूं मैं रदीफ हो जाएगा। अब इसमें बताइए आप कि पत्थर और दर और पर और हूं मैं, इस सब में इसमें जो है रदीफ कौन है? इसमें रदीफ कौन है? हूँ मैं। ये हो ना? ये वाला होगा ना? क्योंकि अगर मान लीजिए इसी को ले रहे हैं, हम इसको भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हूँ मैं। समझे? मान हूँ मैं हम डाले तो मेरा ऑप्शन यही होना चाहिए ना? सही। तो ये सही है ना? सही। समझ लीजिए। तो दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूं मैं। जिसमें काफिया रदीफ समझ में। अब लीजिए, ये हो गया गजल का पहला शेर। तो गजल का जो पहला शेर होता है वो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। मतला। क्या कहलाता है? मतला। मतला। क्या कहलाता है? मतला। मतला कहलाता है। अच्छा, और गजल का जो दूसरा शेर होता है, गजल का जो दूसरा शेर होता है जिसमें काफिया रदीफ दोनों हो, उसमें भी काफिया रदीफ दोनों हो, और तो उसको क्या कहेंगे? उसको हुस्ने मतला कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? हुस्ने मतला। और इसको क्या कहेंगे? पहले शेर को मतला, ठीक है, और दूसरे शेर को हुस्ने मतला। और दूसरा शेर का दूसरा नाम क्या मालूम है? मतले सानी। मतले सानी। उसको हुस्ने मतला कह दीजिए, या फिर आप उसको कह दीजिए मतले सानी, या उसको कह दीजिए ज़ेबे मतला। क्या कह दीजिए? ज़ेबे मतला, मतले सानी, हुस्ने मतला, ज़ेबे मतला। ये तीनों ये दूसरे शेर का नाम। ठीक है। उसने मतलब ठीक लग रहा है। ठीक है। ठीक है, तुमको जो ठीक लगेगा वो ये कि हमको जो लगेगा ठीक वही हमारे लिए बेहतर। ऐसा नहीं है। अब तुमको लगेगा कि हुस्ने मतलब ही ठीक है, और जो एग्जामिनर होंगे जो क्वेश्चन बनाएंगे वो दे देंगे कि गजल के दूसरे शेर को क्या कहते हैं, हुस्ने मतलब को हटा के उसमें ज़ेबे मतलब कर देंगे या मतलब सानी डाल देंगे, तो क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो फिर सही बात आ रही क्या? समझा? क्या समझा? रदीफ। ये गजल के पहले शेर को मतलब कहते हैं, और गजल का जो दूसरा शेर होता है उसको मतले सानी या हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला कहते हैं। समझ में समीर? समझा ली? क्या समझा? गजल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं, और गजल का जो दूसरा शेर होता है उसको मतले सानी या हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला कहते हैं। ठीक है? अच्छा, गजल के जो आखिरी शेर होते हैं, जो गजल का आखिरी शेर होता है उसको मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता। क्यों बता दें? उसमें शायर जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है।
क्या करता है इसका तस्वीर हसनैन क्या करता है शकलैन तखल्लुस इस्तेमाल तखल्लुस कहते हैं किसे शायर जिस नाम से फेमस होता है उसको तखल्लुस करते हैं या कोई अपना शॉर्ट नाम से फेमस हो जाए या पूरा नाम से फेमस हो जाए ठीक है याद रखिएगा। अच्छा काफिया रदीफ के बारे में समझ में आ गया ना जो पहले आता है वो काफिया होता है और जो बाद में आता है वो रदीफ होता है और रदीफ में क्या होता है सेम मिलेगा सेम मिलेगा और सेम से पहले जो वर्ड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है वो काफिया जैसे आना लाना तो आना तो बोलेंगे तो सेम हो गया पर आना लाना तो दोनों ऊपर नीचे हो रहा एक जगह पे आना नीचे लेने में लाना तो आना लाना तो सुनने में तो एक जैसा लग रहा उसका जो है वजन जो है एक जैसा है तो हो गया काफिया मगर ऐसा ऐसा कैसा कैसा आखिर में आ गया फिर क्या हो गया यहाँ मुझे तेरी ठीक है यानी एक ही जैसा होना चाहिए। गजल का आखिरी शेर मक्ता गजल का पहला शेर मतलब दूसरा शेर मतलब हुस्न मतलब या फिर ज़ेबे मतलब समझ गया। गजल जो है अरबी का लफ्ज है गजल जो है अरबी का लफ्ज है गजल के लुग़वी माना जो होता है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना समझ में आ गया। चलिए अच्छा कल आप लोगों को क्या पढ़ाए थे हम परसों हम नहीं जानते तो पढ़ाई दिए थे मगर परसों दिन ग्रामर में क्या पढ़ाए थे याद है किसी को अलिफ की किस्में वाव की किस्में हा की किस्में और नून की किस्में सब तो हो ही गया है यार। उसके बाद क्या पढ़ाए थे फेल फाइल बताया कहाँ अभी खाली वो नहीं बताया अरे देखो माजी हाल मुस्तकबिल सब बता रहे हाँ देखो अरबाज को याद है अरबाज याद रखता है दोनों अरबाज जो है ना मेरा दोनों है लोग बलमू नहीं है समझ लिया हाँ समझा अरबाज फेल फाइल मफूल तो पढ़ाई दिए थे। जमाने के 3 किस्म होती है एक होती है एक माजी दूसरा हाल और तीसरा मुस्तकबिल। गुजरा हुआ जमाने में जो काम हो चुका है वो माजी कहलाएगा ठीक है। जो अभी चल रहा है जो काम हो रहा है इसको हाल कहेंगे। जो आने वाला कल होगा जो हम लोग काम करना चाह रहे हैं करेंगे वो हाँ मुस्तकबिल मुतकल्लिम माने बात करने वाला। हम जो बात कर रहे हैं ना तो हम मुतकल्लिम हैं। अब तुम जो मेरा बात सुन रहे हो ना तो क्या मुखातब हो और जिसके बारे में कहेंगे ना वो गायब होगा बतावेंगे तो तुम मुतकल्लिम कह दियो मुस्तकबिल को मुंह में जो है चिलगम लेके सारे चिलगम कह ले जितना चलो कोई बात नहीं ठीक है टीचर वो खेले हाँ क्या बोले माजी हाल मुस्तकबिल। गुजरे हुए जमाने में जो काम हुआ माजी कहलाएगा मगर गुजरे हुए जमाने में जो काम हुआ है उसका भी 6 पार्ट है उसका भी 6 भेद है यानी 6 किस्म है। माजी का 6 किस्म है क्या क्या भाई तो माजी मुतलक है माजी करीब है माजी बैद है उसके बाद माजी ना तमाम है माजी तमन्नाई माजी एहतमाली है उसके बाद माजी तमन्नाई क्या समझा। माजी मुतलक माजी करीब माजी बईद और माजी करीब माजी ना तमाम और माजी तमन्नाई एहतमाली एहतमाली बोलो या शक्किया बोलो एहतमाली बोलो या शक्किया बोलो समझ गया ये अरमान एहतमाली या शक्किया ना तमाम या इस्तेमरारी ना तमाम का दूसरा नाम इस्तेमरारी हाँ माजी तमन्नाई ठीक है। माजी मुतलक वो गुजरा हुआ जमाना है जो अभी अभी गुजरा हो। माजी मुतलक क्या है शकलैन जैसे वो गया ठीक है। माजी करीब जिसको गुजरे हुए बीते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ हो जैसे 2-4 दिन जैसे वो गया है ठीक है। और माजी बईद यानी बहुत दूर वो गया था माजी मुतलक में क्या बताया वो गया है। माजी करीब में क्या बताया क्या जी नहीं माजी मुतलक में बोले वो गया माजी मुतलक वो गया
माजी करीब वो गया है, और माजी बाइद वो गया था। पहले क्या बताया? माजी मतलब वो गया, गया है नहीं लगाएंगे, वो गया। कहाँ गया? उसके बाद है वो गया है, वो गया है, उसके वो गया था, उसके बाद है वो जाता था, जाता था, वो जाता था, वो गया होगा, कहने वो लगा गया होगा, शक कर रहे हैं। उसके बाद आखिरी में तमन्ना है, काश वह जाता। अब देखो कि तमन्ना कर रहे ना, कहते ओहो काश के हम पढ़ लेते, पढ़ लेते था। हमारा जो अभी आया नंबर 298 आ गया है, 2 नंबर से चूक गए। काश थोड़ा सर मेहनत, हम ही मेहनत नहीं किए। हाँ कर लेते ने, क्वेश्चन में सब हल्के था, समझा? क्या समझ अरमान? 89 लाख मार खा गया। अब बोलो 1 नंबर तुम्हारा कम आया, मेरा 1 नंबर का 1 नंबर के तुमको हम 200 मारे हैं। हाँ का है 100 नंबर का टेस्ट लिए और तुमको कहे थे 90 नंबर लाएगा तो मेरे पास 3rd डिवीजन है। तुम कितना लाया? 89 लाया। 1 नंबर के तुमको 200 पीट दिए। जब हम पहले बोल दिए कि तैयारी मेरे पास साफ सुथरा होना चाहिए, तो तुम लोग हल्का में ले लिया, हल्का में ले लिया उनपे। तो जाओ पीटे उठेंगे नहीं, मालूम है जब पीटे लगते तो किसी ने छोड़ते। पहला पुराना स्टूडेंट है, वो पता पुराना स्टूडेंट है, उसके बाद तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा। एक सत्तर मार आगे देख वही वाला ताकत है कि ताकत घटेगा कैसे? अभी नहीं घटेगा। पहले बात तो किसमिस से खाए थे हमको छा रहा होगा, अभी आया भी नहीं, छा रहा। समझा ना? इसमें जो है चलिए बताइए। माजी मतलब वो गया, माजी करीब वो गया है, माजी बईद वो गया था। ठीक है, 3 हो गया। चौथे में माजी ना तमाम वो जाता था, वो खाता था। जैसे हम अरे यूसुफ भाभी जी मैंने आता था तो खूब खाता पीता था। अब ऐसे आदमी कहेगा अरे वो लड़का आता था मेरे घर में, अरे खाली क्या बोले, खाली बातें चित करते रहता था, करते रहता था, सोते रहता था, बैठा रहता था। आज नहीं कर रहा, करता था। अरे वो गया था। हाँ यार बहुत पुराना गया था, यानी जिस काम को लगातार करना पता हो रहा तो जाता था, करता था, खाता था, सोता था, लेता था, देता था, जो भी। इसमें काम का करना पता चल रहा है, काम का होना पता चल रहा है, यानी क्रिया हो रहा है, होना पता हो रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं माजी ना तमाम, माजी ना तमाम या माजी इस्तमरारी बोल दीजिए। माजी ना तमाम का दूसरा नाम माजी इस्तमरारी है। माजी करीब के बारे में बताएं, वो गया है, यानी ये नहीं बोले हैं कि कब गया, खाली बोले वो गया है। जैसे मान लो हम बोल देंगे कि आशिक गया है, अब बाजार गया है, गया है, कहीं भी गया, हम गया है बोल दिए तो हो गया। हाँ आशिक खाना खा लिया है। अब इन्हें पूछे हैं, इन्हें हम बोले हैं कि अभी खाया है कि कल खाया है या कब, या ज्यादा दिन पहले हो जाएगा, ज्यादा दिन पहले की बात है तो खाया था। हाँ आशिक तो वहाँ खाया था, शादी में गया था तो आशिक खाया था खाना, हमको याद है, तो खाया था, अभी खाया है। ठीक है, अभी बोले अगर खा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, यानी अभी खा रहे हैं। अब बोले खाएंगे ना, अभी रिकॉर्ड बना खाएंगे बाद में खाएंगे, तो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस, यानी मुस्तकबिल, भविष्य काल। तो माजी मतलब माजी करीब, माजी बईद, बईद माने वो गया था। अब ये पता नहीं कब गया था। हम लोग ताजमहल घूमने गए थे तो भैया गए थे यानी कल गए थे, परसों गए थे, 200 साल पहले गए थे कि 100 साल पहले गए कि 10 साल पहले गए थे कि 15 साल पहले गए थे। हाँ? तो इसीलिए जितना हम बोलेंगे यानी बाइद माने दूर की बात है, करीब माने जो नजदीक में घटना घटा हो। हाँ, और उसके बाद इसमें जो है ना तमाम, जिसमें काम का करना होना पता होता चले। उसके बाद क्या बताए थे? शक्किया, किसे ना बोले अरे अरबाज लगता है कि आज पढ़ाई होगा कि नहीं होगा। हाँ लग तो रहा होगा भी, नहीं भी होगा। आज हाफिज साहब नए घर में से, आज यूसुफ सर घर में नहीं थे, तो हाँ हो भी सकता नहीं। ये शक कर रहे हो तुम। हाँ कल, अच्छा ये आज के बारे में हो गया, अब ये कल के बारे में देखो शक कर रहे हो कैसे। हाँ यार हो सकता है वो गया होगा वहाँ पर, नहीं समझा? हमको तो पता नहीं है, मगर हमको लगता है कि वहाँ पे वो लड़का लोग सब गया होगा, मगर हमको पता नहीं है। होगा, शक कर रहे हैं ना, डिक्टोरल मार रहे हैं कि हाँ गया था या गया है, गया होगा। जिसमें शक हो जाए, कश्मकश हो जाए, वो माजी शक्किया कहलाता है। अब देखिए
तमन्नाई। अब तमन्नाई कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे बोलता है ना आदमी, हो काश कम गड़िया न चले तीर इतना तेज न चले तीर ने, तो हम है ना हमारे हाथ पैर सीख रहते हैं। एक्सीडेंट हो गए कारण कि भाई सीधे सीधे उड़ा देते, अब उड़ाने में हमने उड़ गए। यही बात, यानी क्या बोला, छड़ी रखो, क्या मतलब कि अपने अंदर तमन्ना कर रहे हो बेकार के लिए, अफसोस भी कर रहे हैं, काश हम ऐसा काम नहीं करते। तो अफसोस होता है किसमें, माजी ना तमन्नाई, हाँ? ना तमन्नाई। अरे माजी ना तमन्ना नहीं, माजी तमन्ना। तमन्नाई माजी ना दिमाग अलग है, माजी तमन्ना ही अलग है। तमन्ना कर रहे हैं अपने ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, पूरा लेकिन नहीं होगा। भावनाओं को हम प्रकट कर रहे हैं लोगों को, यार ऐसा काम नहीं करते ना तो ये काम नहीं होता, थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब थी इसकी वजह से नंबर कट गया, अफसोस करेगा। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पाँव सीधा करो, पाँव सीधा करो, हाँ ऑब्जेक्टिव सही नहीं करो, इस कारण मेरा नंबर कम आया। बहुत सारी बात है ना। ये सामान, ये काम, ये खाना नहीं खा लेते तो आज मेरा पेट खराब नहीं होता, सोच रहा आज ऐसे ऐसे कर करके बहुत कुछ सोचता है। समझ बात आ गई ना। तो आज हम लोग क्या सीखे, माजी की किस्में, माजी की कितनी किस्में, यानी गुजरे हुए जमाने का कितना है, 6। माजी मतलब माजी बैद, माजी करीब, करीब, माजी बईद, और माजी ना तमाम, उसके बाद माजी एहतमाली या शक्किया, उसके बाद माजी तमन्नाई। ये 6 हो गया बाबू। समझ बात आ गई है। आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देख लिया मेरा स्टूडेंट सब इतना नजदीक तो नहीं है। अभी भी चालू है।